बहुत सारी चीज़ें इस पे नहीं देखनी है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आई नहीं है। एआई पीजीटी में क्वेश्चन आती हैं, उसके अनुसार हम चलेंगे नहीं, हमको यूपीपीएससी का ही देखना है। जो 35th चैप्टर है सुश्रुत श्रुत स्थान का उसका नाम है आतुर उपक्रमणीय अध्याय। आ वही है कि आतुर मतलब जो रोगी है उसके बारे में कि मतलब कौन इसमें मेनली क्या बताया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग टाइप पॉइंट्स आए हैं। अग्नि के बारे में आया है, दीर्घायु अल्पायु के बारे में आया है, फिर और भी मतलब कि सारे भी इसी चैप्टर में आया है। बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है ये चैप्टर, अभी मिलेगा हम लोगों को। देखते हैं, जो अंडरलाइन कहूंगा कर लीजिएगा। अब इसके आगे आतुर उपकरणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं। रुग्ण, जो रोगी है की चिकित्सा अब कोई भी कह क्या रहा है कि रुग्ण मतलब रोगी की चिकित्सा शुरू करने के पहले मतलब कोई भी बीमारी कोई भी रोग है उसको मतलब चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? पहले उसकी आयु की परीक्षा करो। सबसे पहले ये जान लो कि उसकी आयु कितनी बची है। मतलब क्या कि हो सकता है कि वो मध्यम आयु का हो सकता है दीर्घ आयु का हो सकता है कि अल्पायु का हो। तो वो कह रहे हैं कि चिकित्सा करने से पहले ना उसकी आयु की परीक्षा कर लीजिए। क्योंकि आयु के शेष रहने पे ही रोग, ऋतु, अग्नि, व्यय, देह, बल, सत्व, सात्व, प्रकृति, भेषज और देश इनकी परीक्षा रहनी चाहिए। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्योंकि ये 11 बस लिख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आयु के शेष रहने पे इनकी परीक्षा करनी चाहिए। आप याद मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि दीर्घ अल्प मिश्र आयु के लक्षण। अब कह रहे हैं कि जिस मतलब कौन व्यक्ति जिसका दीर्घ आयु हो रहेगा, किसका अल्प रहेगा, किसका मिश्र आयु लक्षण रहेगा। देखते हैं, जिस पुरुष के हाथ पैर पखवाड़े पीठ स्तन अग्र दांत मुख कंधा ललाट ललाट ये अधिक बड़े हो तथा उंगली उनके पर्व श्वास नेत्र और बाहु ये लंबे हो एवं भौं स्तन्य मध्यभाग तथा छाती विस्तीर्ण हो जंघा शिश्न और ग्रीवा ये छोटे हो सत्व स्वर और नाभि ये गहरे हो जिनके सब कुछ बड़े बड़े हैं जिसके स्तर ना अधिक हो ना अधिक करे हो, जिसके कान मासिक विस्तीर्ण और लोमित हो, जिसका मस्तिष्क खोपड़ी पीछे से अधिक ऊंची हो। ये वाला बस अंडरलाइन कीजिएगा। स्नान और अनुलेपन करने के पश्चात मस्तिष्क की तरफ जिसका शरीर सूखने लगता। मान लीजिए कि आपने उसको स्नान किए करवाया है और कुछ लेप लगाया है, तो उसका जो सूखने का प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? चेहरे से मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने लगता हो, उसके बाद हृदय प्रदेश सूखता हो, ऐसा पुरुष निश्चय ही दीर्घायु दीर्घायु समझना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कोई नहा कर आया है या फिर उसपे आपने लेप लगाया है, तो उसमें लेप में भी कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है सूखना, मतलब चेहरे से सूख रहा है और उसके बाद हृदय सूख रहा है वो एरिया, तो वो कैसा होगा? दीर्घायु माना जा सकता है। तथा उसकी चिकित्सा निशंक होकर करनी चाहिए। ठीक है? उक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण वाले को अल्पायु समझो तथा मिले हुए लक्षणों से मध्यम जाना चाहिए। तो इस पॉइंट में बस हम ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ से वो ड्राई होना स्टार्ट हुआ है। तो चेहरे से जो भी चेहरे से जिस भी इंसान का पानी हो या फिर कोई भी लेप लगाया है वो सूख रहा है, वो क्या होगा? दीर्घायु होगा। बाकी इसके अलावा जो उसके अपोजिट होगा वो उसके अलावा जो अपोजिट होगा वो अल्पायु होगा और जो मिक्स होगा वो मध्यम आयु होगा। फिर अलग से फिर दीर्घायु के बोला है, जिस मनुष्य की संधियां सीरा और स्नायु मांस की अधिकता होने से ढके हों। मतलब क्या है कि जिसका मांसल पार्ट ज्यादा हो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि संधि जो है सीरा या स्नायु क्या हुआ? ढका होगा। गठीला हो, इंद्रियां स्थिर हो और पैरों से सिर की तरफ उत्तरोत्तर अंग सुडौल हो, मतलब पैर से सिर की ओर सुडौल होना चाहिए, दुर्गायु कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भ धारण से हो लेकर जन्म होने तक उसके बाद भी रोग रहित हो। पता है कि जो जब बीमार कम हो रहा है तो वो क्या होगा? तो रोग रहित, मतलब वो दीर्घायु रहेगा। तो ये थोड़ा जानने वाली चीजें नहीं है। फिर क्या है? मध्यम आयु क्या है? इसके अनंतर मध्यम आयु का ज्ञान मेरे से जानो। जिस मनुष्य के नेत्र के नीचे, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा मध्यम आयु के लिए, कि जिसके जिसके नेत्र के नीचे 2, 3 या अधिक लंबी तथा साफ रेखाएं दिखाई देने लगे। मान लो एक इंसान है और उसकी आंख के नीचे मान लो 2 या 3 क्या एक रेखा नजर आ रही है, तो वैसा व्यक्ति कैसा होगा? मध्यम आयु का होगा। तथा पाँव और कान मांसल हो, नासा का अग्रभाग, जो नासा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि नासा का जो अग्रभाग है थोड़ा उठा हुआ है। ये सब कैसा होते हैं? ये जो होते हैं ये मध्यम आयु के होते हैं। और मध्यम आयु का एज कितना बोला गया? 70 बोला गया है। ठीक है? दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है? दीर्घ आयु का 100 वर्ष होता है और मध्यम आयु का 70 वर्ष होता है। ठीक है? तो कैसा है मध्यम आयु? मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप देख रहे हैं, उसके नेत्र के नीचे 2 या 3 या मतलब उससे ज़्यादा कोई लाइन्स आपको दिख रही हैं, या फिर नासा का जो अग्रभाग है, जो टॉप है, वो कैसा लग रहा है कि ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो आप समझिएगा कि इसकी जो आयु होगी वो मध्यम आयु के आसपास होगी। फिर उसी तरह अल्प आयु के लक्षण, इसके अनंतर हीन आयु के लक्षण में से जानो। जिस मनुष्य के उंगली पर्व छोटे, मतलब जिसके उंगलियां को जो वो है ना जॉइंट्स है वो छोटे हैं, शिश्न दीर्घ हो
और परशुकाएँ छाती में दबी हो और पीठ चौड़ी ना हो, जिसके कान अपने स्वाभाविक स्थान से ऊँचे उठे हो, तथा नासा भी कुछ लंबी ऊँची हो, और ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, हँसते तथा बोलते दाँतों के मसूड़े दिखाई देते हो। जो व्यक्ति आप बहुतों को देखे होंगे कि जो हँसते और बोलते तो जो मसूड़े होते हैं वो दिखाई देते। तो आचार्य ने ऐसा बोला है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अल्पायु होते हैं, और अल्पायु की उम्र कितनी बोली गई, 25 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो 100 वर्ष किसके लिए बोल दिया? जो दीर्घायु है। 70 वर्ष किसके लिए बोल दिया? जो मध्यम आयु है। और अल्पायु के लिए क्या बोल दिया? यहाँ पे जीवित पंचविंशति, मतलब 25 वर्ष तक ही जीता है। इसमें से अंडरलाइन आप बोलिए। सर आपने दीर्घायु में थोड़ा कुछ अंडरलाइन करवाया सर, केवल मध्यम आयु में और अल्पायु में करवाया ना सर? दीर्घायु में बस एक अंडरलाइन ये किया था ना, स्नान और अनुलेप वाला। ठीक है। ठीक है? तो ये हो गया 3 प्रकार के आयु, दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा छोटा ये सब ध्यान ना रखे, जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं वो याद रखिए। और किसके लिए कितना आयु बोला गया, जैसे अल्पायु के लिए 25 वर्ष, मध्यम आयु के लिए 70 वर्ष, बाकी उससे ऊपर जो भी होगा दीर्घायु होगा। शरीर प्रमाण वर्णन। शरीर प्रमाण वर्णन, अब शरीर का प्रमाण बताया गया, इसमें चरक में भी आया है, सुश्रुत में भी आया है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो बहुत हम याद नहीं रख पाते हैं। मैं तो छोड़ के चला था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस याद रखिएगा इसमें भी। जैसे बताया गया है, कौन सा भाग कितना अंगुल लंबा होता है, एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहता है। थोड़ा बहुत चीजें याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। शरीर प्रमाण वर्णन, आयुष के ज्ञान के लिए शरीर के अंग और प्रत्यंग के प्रमाण तथा सार इनका वर्णन करते हैं। उनमें शरीर का मध्य भाग, दो शक्ति, दो बाहु और शरीर, ये षडंग कहते हैं ना, शरीर षडंग है। तो क्या षडंग है? एक हमारा क्या होगा, सिर हो गया, दो बाहु, दो दो टांग और एक मध्य भाग, ये दोनों मिलकर कितने, 6 हो गया। एक व्यक्ति है, ठीक है? तो दो दो बाहु, दो टांगे, तो ये षडंग के, और एक मध्य भाग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, तो ये मिलके क्या हो गया, हमारा षडंग हो गया। तो हमारा बॉडी कैसा है, षडंग भाग है, जिसमें एक सर होगा, एक मध्य भाग होगा, दो पैर होगा, दो हाथ होगा, ये सब मिलके 6 अंग होते हैं, जिसको षडंग कहलाते हैं। तथा उनके अवयंग, जिसके अवयव है उसको प्रत्यंग कहलाते हैं। अंग और प्रत्यंग, अंग कितने हैं, 6 अंग है, 6 अंग है, और प्रत्यंग क्या है, जो उनके अवयव है, उनमें अपने अंगुलियों से पाँव के अंगूठे तक और प्रदर्शनी की लंबाई, अब ये सब छोड़िए। उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या है कि सबकी लेंथ बताई गई कि कौन कितना लंबा हो सकता है। तो अपने अंगुल, मतलब जो आप हैं उसके अपने अंगुल से पाँव के अंगूठे और प्रदर्शनी की लंबाई, जो आपका अंगूठा है पाँव का, और उसके बगल वाली जो उंगली है वो कितनी लंबी होती है, वो दो दो उंगली होती है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो पाँव का अंगूठा है या उसके बगल में जो प्रदेशनी है, उंगली है, उसकी लंबाई कितनी बोली गई है, दो दो अंगुल बोली गई है। फिर प्रदेशनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका, और अनामिका से कनिष्ठा, क्रम से पांचवा भाग कम होते रहती है। ठीक है? तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका अंगूठा है, और उसके अंगूठा के बगल में जो उंगली है, देखिए ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज का होगा। तो इसका कितना बोला है, 2 अंगुल बोला है। फिर इससे 1/5 तो मध्यमा है, इसका 1/5 अनामिका है, और इसका 1/5 क्या है, कनिष्ठा है। ठीक है? ये चीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? जो आपका पैर है, पैर की उंगली आप देखिएगा, तो उसकी लंबाई बताई गई है। तो जो फर्स्ट 2 उंगलियां है, मतलब कि अंगुष्ठ और उसके बगल बगल में प्रदेश नहीं, इसकी उसकी लंबाई कितनी बोली गई, 2 अंगुल बोली गई है। और इसके बाद फिर मध्यमा, मध्यमा क्या है कि इसका 1/5 है। फिर इसका 1/5 है, फिर मध्यमा का 1/5 अनामिका है, और अनामिका का 1/5 क्या है, हमारा सबसे छोटा वाला कनिष्का उंगली है। तो ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1/5 छोटा है उससे। फिर प्रपद और पातल 4 अंगुल लंबे, इसको जाने दीजिए, और 5 अंगुल चौड़े होते हैं। एड़ी 5 अंगुल लंबी और 4 अंगुल चौड़ी होती है। एड़ी वाला भी अंडरलाइन कर लेंगे। एड़ी क्या होती है, 5 अंगुल लंबी और 4 अंगुल चौड़ी होती है। पाँव 14 अंगुल लंबा होता है। पाँव का मध्य, कुल्भ का मध्य, जंगा का मध्य तथा गुदने का मंग 14 अंगुल परिणा के होते हैं। छोड़ दीजिए। जंगा कितनी होती है, 18 अंगुल लंबी होती है। वैसे ही पाँव भी अपन देंगे, 14 अंगुल लंबा होता है। जांग जो है 18 अंगुल लंबी है, और उसके नीचे जो पाँव है वो 14 अंगुल लंबी है। जानु संधि से ऊपर कटी संधि तक का भाग 32 अंगुल लंबा होता है, इसको जान लीजिए। इस तरह जंगा, जानु और ऊपर का भाग मिलकर सबकी लंबाई 25 अंगुल होती है। जंगा के समान के उरुत अर्थात जंगा के समान प्रमाण के उरु, मतलब उरु किसके समान होता है, जंगा के समान, और कितना होता है, वो 18 अंगुल लंबा होता है। इसमें आप अंडरलाइन, ये तो पैर वाला उंगली वाला कर लीजिए, एड़ी वाला कर लीजिए, पाँव, जंघा और जंघा के समान उरु होता है। फिर आगे क्या कह रहा है,
वृष्ण, ठुड्डी, दांत, नासापुट, कर्णमूल और नेत्रों का मध्य भाग ये दो अंगुल के होते हैं। शिश्न, मुख, नासावंश, कर्ण, ललाट, ग्रीवा और दृष्टि मंडल के बीच का अंतर ये 4-4 अंगुल होता है। तो इसमें दृष्टि मंडल के बीच का अंतर ये 4-4 अंगुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। भग, योनि, शिश्न और नाभि का अंतर, नाभि और हृदय का अंतर, हृदय और ग्रीवा मूल का अंतर, दोनों स्तनों के बीच का अंतर, ठोडी से ललाट का अंतर वो एवं मणिबंध का प्रकोष्ठ का परिमाण ये प्रत्येक 12-12 अंगुल के होते हैं, जाने दीजिए। इंद्रवस्ती अर्थात जंघा के मध्य का परिणाम स्कंद और कोहिनी के मध्य का अंतर ये 16 अंगुल के होते हैं, जाने दीजिए। कोहनी से मध्यमा उंगली के अग्र तथा 24 अंगुल का होता है, जाने दीजिए। दोनों भुजाएं 32 अंगुल की होती है, अंडरलाइन कर लीजिए। दोनों उरु प्रत्येक 32 अंगुल के घेरे वाले होते हैं, मणिबंध से इसको भी जाने दीजिए। हथेली 4, ये अंडरलाइन कर लीजिए। हथेली 4 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल लंबी होती है। जो हमारी हथेली है कितनी चौड़ी ज्यादा है, लंबी कम है, ध्यान रखिए। हथेली जो है 4 अंगुल चौड़ी है और 6 अंगुल लंबी होती है, ठीक है। सॉरी, लंबी ज्यादा है, चौड़ी कम है। हथेली का अंडरलाइन कर लीजिएगा। हथेली 4 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल लंबी होती है। अंगुष्ठ के मूल भाग से तर्जनी का अंतर, कर्ण से नेत्र के बाह्य कोण का अंतर और मध्यम उंगली से मध्यम उंगली की लंबाई प्रत्येक 5-5 अंगुल होती है, जान दीजिए। प्रदेशनी तथा अनामिका 4.5 अंगुल लंबी, अंगुष्ठ और कनिष्का 3.5 अंगुल के होते हैं, छोड़ दीजिए। मुख 4 अंगुल चौड़ा, ये अंडरलाइन कर लीजिए। जो मुख होता है 4 अंगुल चौड़ा होता है तथा ग्रीवा 20 अंगुल, ग्रीवा भी अंडरलाइन कर लीजिए, 20 अंगुल चारों ओर से गोल होता है। ये भी अंडरलाइन कीजिए कि जो नासा का पुट का जो छिद्र भाग है वो कितना उसका विस्तार होता है, 1/3 विस्तार होता है। ये भी इसके बाद भी अंडरलाइन कीजिएगा कि नेत्र के जो हमारा नेत्र की आयाम मतलब चौड़ाई है का तिहाई भाग कृष्णमंडल होता है। मतलब ये नेत्र है, नेत्र के जो बीच वाला कृष्ण भाग है वो कितना होता है, 1/3 होता है। और फिर कृष्णमंडल के अंदर दृष्टि होती है, वो कितना होता है, कृष्णमंडल के अंदर नवांश दृष्टि मंडल होते हैं। तो कृष्णमंडल का 1/9 जो होता है वो हमारा क्या होता है, दृष्टि मंडल। नेत्र जो है, नेत्र का जो कृष्ण भाग है कितना है, 1/3 है। और कृष्ण मंडल का 1/9 क्या है, दृष्टि मंडल है। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये यहाँ वाला। केशों के अंत से सिरो मध्य भाग 11 अंगुल का होता है। बाकी ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे फिर इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य की छाती के प्रमाण अनुसार स्त्री श्रोणियां होती है। मतलब मनुष्य का जितना छाती चौड़ा होता है वैसे ही स्त्री की श्रोणी होती है। और स्त्रियों की छाती 18 अंगुल की होती है तथा उसके बराबर पुरुषों की कटी होती है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मतलब मनुष्य की जो छाती होती है स्त्री के श्रोणी के बराबर होती है। और स्त्री की जो छाती होती है पुरुष की कटी के बराबर होती है। इस तरह पुरुष के समस्त शरीर की लंबाई 120 अंगुल होती है, ये भी अंडरलाइन कीजिए कि जो पुरुष है उसकी पूरे शरीर की लंबाई 120 अंगुल होती है, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा मनुष्य के छाती और ये वाला कि मनुष्य की जो छाती है उतनी ही आकार की उतनी ही साइज की होती है स्त्री श्रोणी। और स्त्री की जो छाती है उसी के आकार होती है पुरुष की कटी। और टोटल लंबाई कितनी होती है एक कोई भी इंसान में, 120 अंगुल होती है। चरक ने कितना बोला है, 84 84 120 अंगुल, सॉरी 184 अंगुल। 84 अंगुल सर। हम्म 84 है, चरक ने 84 बताया है, सुश्रुत ने 120। ठीक है, और तो ये सर वो आप भी ध्यान बताया दे, शायद 3.5 हाथ। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा अंगुल के अनुसार हो गया, सब कुछ याद नहीं कर पाइएगा तो जो मैं अंडरलाइन बोला उसको थोड़ा बहुत देख के रखिएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर है ये आएगा, बट पूरा याद रखिएगा। 84 अंगुल चरक का है और सुश्रुत का 120 अंगुल है। फिर पुरुष 25वें वर्ष, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो पुरुष है वो 25वें वर्ष तथा स्त्री 16वें वर्ष में समान वीर वाले हो जाते हैं या परिपूर्ण वीर वाले हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष कौन से मतलब एज पे पूरा वीर उसका परिपूर्ण हो जाता है तो 25 में, और स्त्री का क्या बोला गया, 16। तो पुरुष का आप लिख सकते हैं 25, ऐसे बस पूरा पॉइंट ना करके पुरुष के आगे 25 और स्त्री के आगे 16 लिख लीजिए, संपूर्ण वीर मतलब उसका वीर अब पूरा हो बन गया है, 25 और 16, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इस तरह अपने अपने अंगुल प्रमाणों से यथावत इस देह के प्रमाण का वर्णन कर दिया गया है। इस प्रमाण से युक्त पुरुष अथवा स्त्री दोनों दीर्घायु तथा संपत्ति को प्राप्त होते हैं। मध्यम प्रमाण वाले मध्यम आयु तथा धन प्राप्त करते हैं और हीन प्रमाण वाले हील तथा अल्प धन प्राप्त करते हैं। अब आगे क्या देखने हैं, सार के बारे में। सार के बारे में चरक में भी आया है, सुश्रुत में भी आया है। चरक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत वाला भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करवाऊंगा। सार कितने प्रकार के होते हैं, 8 8। और काश्यप ने कितना बोला है, 9 ओज सार उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। हम्म,
ठीक है, तो सार के बारे में थोड़ा पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सत्व सार के बारे में आया है, तो सत्व सार के लिए आप अंडरलाइन कीजिएगा स्मृति भक्ति और कल्याण अभिनिवेश। ये कौन सा सार है? सत्व सार। आप बस पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, यही काम चल जाएगा। सत्व सार के लिए क्या है? स्मृति और कल्याण अभिनिवेश। फिर हमारा आ गया शुक्र वाला। देखिए पहला ये सार था सत्व सार, इसमें उल्टा चरा, चरक ने वहां पर रस सार से स्टार्ट किया, त्वक सार से स्टार्ट किया, इन्होंने क्या किया? उल्टा सत्व सार से स्टार्ट किया है। तो सत्व सार में कल्याण अभिनिवेश और स्मृति भक्ति। फिर उसके बाद क्या है? शुक्र सार में क्या है हमें याद रखना है? श्वेत अस्थि दंत नख बहुल काम प्रजा। बहुल काम प्रजा से समझ में आ जाएगा कि हाँ शुक्र से रिलेटेड है। और श्वेत अस्थि दंत नख, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके सफेद दांत होते हैं, दंत होते हैं और नख होते हैं, वो क्या है? शुक्रशाल वाला व्यक्ति है। बहुल काम प्रजम, ये शुक्र वाला है। ये भी आप ये थोड़ा बहुत याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा हाँ शुक्र का ही हो सकता है। तो हमारा दो सार हो गया, सत्व सार और शुक्र सार। फिर इसके बाद आ गया मज्जा सार। अकृष, मज्जा में क्या गया है कि अकृष मतलब पतला भी है, अकृष उत्तम बलम मतलब पतला होने के बाद भी क्या है? सॉरी, अकृष उत्तम बलम मतलब ठीक, इसमें आपको याद क्या करना? महानेत्र। महानेत्र अंडरलाइन कीजिएगा, जिसका नेत्र बड़ा बड़ा हो वो क्या है? मज्जासार है। इसमें अंडरलाइन कीजिए, अकृष उत्तम बलम मतलब अकृष है मतलब पतला भी नहीं है और बल उत्तम है, और जिसका नेत्र बड़ा बड़ा है वो क्या? मज्जासार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अस्थिसार। अस्थिसार के क्या बोला? महासिर, जिसका सर बड़ा है। महानेत्र के लिए क्या बोला गया? मज्जा, जिसका नेत्र बड़ा है वो क्या है? मज्जासार वाला है। लेकिन जिसका महासिर, जिसका सिर बड़ा है और स्कंद बड़ा है, और उसको क्या बोला गया? अस्थिसार मतलब अस्थिसार वाला पुरुष है। तो ये हमारा कितना हो गया? चार प्रकार के सार हो गया। पहले सार क्या था? सत्व सार। सत्य सार के लिए स्मृति भक्ति और कल्याण विनिवेश। शुक्र सार के लिए श्वेत अस्थि दंतनक, और मज्जा सार के लिए अकृष उत्तम बलव और महानेत्र। उसी तरह अस्थि सार के लिए महासिर, जिसका सिर बड़ा हो और स्कंद बड़ा हो, दृढ़ दंत हनम अस्थि नख, इसको जाने दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है? मेदसार। मेदसार के लिए क्या बोला गया है? स्निग्ध मूत्र श्वेत स्वर बृहत शरीर आयस। इसमें अंडरलाइन के लिए शरीर जिसका बड़ा हो और आयस सहिष्णु मतलब हर एक प्रकार के मतलब हर एक प्रकार के व्यायाम। आयस मतलब क्या? जो कर्म करते हैं उसको सहिष्णु मतलब सहन कर ले। ये है मेदसार। उसमें से मज्जासार का क्या है? सॉरी, मेदसार हो गया ये। फिर मांससार का क्या है? अच्छिद्र गात्रम मतलब छेद बिल्कुल नजर नहीं आता, तो इसमें अच्छिद्र गात्रम क्या है? मांससार, ये अंडरलाइन कीजिएगा। चरक में अच्छे से लिखा, इसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। फिर आम्र जहां पे आ गया वो क्या है? रक्तसार। और फिर क्या कर रहा है? त्वक सार के लिए बोला सुप्रश्न मृदु त्वक रोम, इसको छोड़ दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? स्मृति वाला, कल्याण अभिनिवेश वाला, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। श्वेत अस्थि दंतनक है शुक्रसार के लिए, अकृष उत्तम बल और महानेत्र हो गया मज्जासार, महाशिर स्कंद हो गया अस्थिसार, वृहत शरीर आयस सहिष्णु ये हो गया मेदसार, अछिद्र गात्रम हो गया मांसर, और जो स्निग्ध ताम्र नख नय मतलब ताम्र का मतलब रक्त रक्त की वजह से ही ताम्र कलर आ रहा है। किसका भी हो, चाहे नख हो नयन हो, सबका जो ताम्र बना है रक्तसार के लिए। और जो सुप्रसन्न है, जो खुश है, मृदु है, और जिसका रोम है, वो त्वकसार है। तो त्वकसार वाला आप छोड़ सके, बाकी आप देख लीजिएगा जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराया है। ठीक है। विशेष रूप से शरीर के अंग तथा प्रत्यंग के परमाणु और सार की परीक्षा कर निपुण वैद्य चिकित्सा कर्म में सफलता प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए, व्याधियों की विशेषताओं को पहले प्रथम अध्याय में कहे गए हैं। यह सर्व प्रकार की व्याधियां साध्य याप्य और प्रत्यक्ष भेद से तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से इनकी फिर तीन प्रकार की परीक्षा करनी चाहिए। ये रोग अपशारीरिक या प्राकेवल तथा अन्य लक्षण वाली है। ये क्या है? इसको जाने देते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ मतलब तीन प्रकार की चीजें होती हैं, व्याधियां टाइप्स की परीक्षा होनी चाहिए। जैसे औपसर्गिक है, औपसर्गिक, फिर प्राक केवल और अन्य लक्षण। ये क्या होता है ये पता होना चाहिए कि औपसर्गिक किसको कहते हैं, प्राक केवल किसे कहते हैं, और अन्य लक्षण क्या किसे कहते हैं। औपसर्गिक के लिए पहले बोला गया, उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के औपसर्गिक, औपसर्गिक का मतलब उपद्रव से है। मतलब मान लीजिए कि जो भी व्याधि हो रही है उसके बाद क्या होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन उसी की वजह से जो होता है उसको उपसर्गी व्याधि कहते हैं। देखिए आएगा, उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है तथा उसी के साथ साथ चलता है, तथा प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल है वो औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि है। कहते हैं ना कि हाँ इस व्याधि का उपद्रव है। रक्तपित्त का उपद्रव क्या है, जैसे काश का उपद्रव क्या है, तो वैसे ही औसर्गिक व्याधि है कि जो मेन व्याधि है उसी के साथ साथ चलता है और उसी की वजह से उत्पन्न होता है। तो उसको कौन से व्याधि कहते हैं? उसको अपसर्गिक व्याधि कहते हैं। ठीक है। फिर प्राक केवल व्याधि क्या है? प्राक केवल
क्या है प्राक केवल जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व रूप संज्ञा व्याधि नहीं होती है, मतलब उसमें पूर्व रूप से, क्योंकि अभी 3 आएंगे, इसको हम प्राक केवल को छोड़ते हैं। तीसरा क्या है? अन्य लक्षण। अन्य लक्षण व्याधि वो है जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। तो हम 3 देखें ना, एक औपसर्गिक देखें तो औपसर्गिक क्या है? जो उपद्रव के रूप में उत्पन्न हो रही है। दूसरे सर अन्य लक्षण, हाँ, सर एक सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए औपसर्गिक का एग्जाम्पल देके, और एक जो है प्रक्लेव का एग्जाम्पल देके बता दीजिए सर। रक्तपित्त का उपद्रव में बहुत सारे आए हैं। रक्तपित्त के उपद्रव में क्या क्या आए थे? अच्छा, एक दौर्बल्य और उच्चक दौर्बल्य हो गया, बात। अरुचि हो गया, अविपाक हो गया, स्वरभेद हो गया, हम्म, कास हो गया, ये नौ शायद 9 या 11 था। तो वो सब क्या है? उसके उपद्रव स्वरूप होती हैं। तो रक्तपित्त ठीक। मेन व्याधि है, उसके साथ साथ उपद्रव युक्त होती है। ठीक है, मतलब उपद्रव मतलब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है? अपसर्गिक व्याधि है। दूसरा ठीक है व्याधि सर। क्या है? अन्य लक्षण। अन्य लक्षण का मतलब होता है क्या है? कि जो पूर्व रूप में, जैसे रक्तपित्त का पूर्व रूप क्या था कि उसको हर जगह, मतलब रक्तपित्त का पूर्व रूप क्या था? लोहित मत्स्य था ना, कि हाँ मतलब उसको जी। सब, तो वो क्या, वो क्या अन्य लक्षण व्याधि है, मतलब पूर्व रूप की अच्छा। तरह बताती है। और उसके बीच का क्या है? प्राक केवल। प्राक केवल क्या है कि ना वो पूर्व रूप के रूप में है और ना वो अन्य द्रव के रूप में है, तो ये प्राक केवल है। प्राक केवल आप कह सकते हैं कि मेन व्याधि प्राक केवल है। जैसे रक्तपित्त है, वो प्राक केवल व्याधि है, जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व रूप संज्ञा व्याधि नहीं होती है तथा उपद्रव स्वरूप भी नहीं होती है, मतलब ना ये होती है ना ये होती है। यहाँ पे 3 जो बताया गया है वो व्याधि के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं कि ऐसा हो सकता है। पहला क्या है? हमारा औपसर्गिक है, दूसरा क्या है? प्राक केवल है, और तीसरा क्या है? अन्य लक्षण है। तो आप उसको उल्टा इधर से चलिए, अन्य केवल से समझिए। अन्य केवल में पूर्व रूप, प्राक केवल में केवल व्याधि, और औपसर्गिक में क्या होगा? उपद्रव। क्योंकि पहले क्या होता है? पहले पूर्व रूप होता है, फिर रूप होता है, फिर क्या होता है हमारा? फिर हमारा होता है उपद्रव। ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है? ठीक आपको है बस सर। इनसे जी सर पता जी। होना चाहिए कि तीनों का मतलब क्या है। औपसर्गिक का मतलब क्या है? उपद्रव युक्त व्याधि। और अन्य लक्षण व्याधि का मतलब होता है पूर्व रूप। और प्राक केवल क्या होता है? ये दोनों नहीं होता है। उनमें उपद्रव युक्त व्याधि की चिकित्सा मूल व्याधि तथा उपद्रव में परस्पर विरोध ना हो ऐसी तरह करना चाहिए। मतलब उपद्रव हो गया तो क्या करना? पहले मूल व्याधि को ठीक कीजिएगा तो उपद्रव भी अपने आप ही ठीक होने लगेगा, ये बोल रहे हैं। प्राक केवल व्याधि में यथा दोष अनुसार उसके विशेष चिकित्सा करें, और अन्य लक्षण व्याधि पूर्व अवस्था में व्याधि की प्रथम अवस्था की चिकित्सा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्व रूप में ही चिकित्सा कर डालो, ये वाली कहानी यहाँ पे। फिर दोषों के बिना रोग उत्पन्न नहीं होता, इसलिए लक्षण आदि से अनुक्त रोग की चिकित्सा दोषों के लक्षण अनुसार करनी चाहिए। ये सब सब छोड़िए, अंडरलाइन मत कीजिए। फिर आगे क्या है? ऋतुओं का वर्णन पहले ऋतुचर्या अध्याय में कह दिया गया है। शीत ऋतु में शीत का प्रतिकार और उष्ण ऋतु में उष्णता का प्रतिकार करके प्राप्त क्रिया करनी चाहिए। योग चिकित्सा समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अप्राप्त समय की हुई की चिकित्सा तथा प्राप्त समय के पश्चात की हुई चिकित्सा आवश्यकता से हीन तथा अकृत या मिथ्या चिकित्सा साध्य रोगों में भी सफल नहीं होने देती है। वही बता रहे हैं कि साध्य रोगों में भी अगर अच्छे अच्छे से नहीं कीजिएगा तो वह साध्य हो जाएंगे। कुछ लॉजिक नहीं है हमारे इस पॉइंट का। जो बड़े हुए दोषों को यहाँ अंडरलाइन के लिए, जो बड़े हुए दोषों को शांत करे, जो बढ़े हुए दोषों को शांत करे, अन्य रोग को उत्पन्न नहीं करे, उसी को चिकित्सा कहते हैं। मतलब मेन क्या है कि जो बढ़ा हुआ रोग है उसको तो खत्म कर दे और दूसरे रोग को उत्पन्न नहीं करे, यही तो चिकित्सा है ना। किंतु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे वो योगिक क्रिया नहीं है। तो इसको जाने दीजिए, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? चिकित्सा वही है। अब एलोपैथी क्या कहते हैं? हम सुनते बोलते हैं ना कि एलोपैथी की मेडिसिन मत खाइए, इसको खाइएगा तो ये दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो हमारी चिकित्सा क्या है? हमारी बीमार चिकित्सा ऐसे नहीं होती। हम क्या करते हैं? बड़े हुए दोष को घटाते हैं और साथ साथ दूसरे रोग को भी उत्पन्न नहीं होने देते। यही क्या है? मेन चिकित्सा है। यहाँ पे वही चीज आई है। फिर आगे फिर थोड़ा बहुत अग्नि के बारे में बोला गया है। पहले व्रण प्रश्न नामक 21वें अध्याय में अन्न को पचाने वाली अग्नि का वर्णन किया गया था। वो अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि 4 प्रकार की होती है। वात आदि दोषों से रहित एक तथा विकार युक्त, मतलब 3 दोषों से होती है और एक विकार युक्त होती है। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। वात से विषम अग्नि, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि और कफ से मंद अग्नि तथा सर्प दोषों की संबंधता से चौथी सम अग्नि होती है। तो अग्नि कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की हो गई। ये अंडरलाइन कीजिएगा। वात से कौन सी अग्नि होती है? विषम अग्नि होती है। पित्त से क्या होती है? तीक्ष्ण अग्नि होती है। कफ से क्या होती है? मंद अग्नि। और सर्व दोषों के संबंध समानता से सम अग्नि होती है।
ठीक है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए वात आपके शरीर में प्रबल है तो आपकी अग्नि कैसे हो जाएगी, विषम हो जाएगी। पित्त अगर प्रबल है तो आपकी जो अग्नि होगी वो कैसी होगी। यहाँ पे जो अग्नि की बात हो रही है वो आपकी मेनली पाचक अग्नि की बात हो रही है, ठीक है। तो पित्त से जो होगी, अगर पित्त प्रबल है तो तीक्ष्ण अग्नि होगी, अगर कफ प्रबल है तो मंदाग्नि होगी। तो चार प्रकार की अग्नियां होती है, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। उनमें से जो उपयुक्त समय पर खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचाती है तथा वो समअग्नि है। मतलब क्या है कि जो भी आप खा रहे हैं उसको ठीक तरह से पचा लेती है, उसको क्या कहेंगे, समअग्नि कहेंगे। तथा ये दोषों के समान मात्रा में होने से होती है, इसको जान लीजिए। जो कभी कभी विषम का मतलब क्या होता है, विषम मतलब कभी सम, कभी कभी अच्छे से, कभी खराब से। तो जो कभी कभी ठीक पचाती हो, मतलब कभी कभी ठीक पचाती हो, और कभी कभी क्या करती है, पेट में आफरा, जो भी वातज लक्षण है, जैसे आफरा मतलब आटोप का होना, शूल होना, उदावत होना, अतिसार में होना, पेट में भारीपन लाना, आंतों में सूजन तथा प्रवाहन आदि विकार उत्पन्न करती है, उसे विषम अग्नि कहते हैं। तो विषम अग्नि किससे हो रहा है, वात से हो रहा है। वात का गुण क्या है, विषमता लाना, विषमता लाना। तो उसमें क्या हो सकता है, कभी कभी अच्छे से तो पचा देगा, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, पेट फूल जाएगा, दर्द हो सकता है, उदावत हो सकता है, अतिसार हो सकता है, या फिर प्रवाहन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये कैसा हो गया, ये अग्नि क्या है, विषम अग्नि है। जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि कभी कभी तो खाना अच्छे से पच जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है ना पेट फूला हुआ है, तो पेट मतलब लूज मोशन हो रहा है, बहुत हैवीनेस पेट में हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए, उसमें क्या होगा, विषम अग्नि हो रहा होगा, उसका अग्नि जो है वो विषम हो रहा होगा। और वो विषम अग्नि किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है। फिर दूसरा क्या, जो अधिक खाए हुए अन्न को भी शीघ्र पचाती हो। मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा अन्न खा लिया, फिर भी अग्नि क्या करे, इसको शीघ्र पचा दे रही है, उसे तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। तीक्ष्ण का मतलब क्या, तुरंत मतलब पचा देना, चाहे आप कितना भी खाना खा लो तुरंत पच जाए। और तीक्ष्ण अग्नि किसकी वजह से हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है। तथा वही जब अधिक, अब तीक्ष्ण अग्नि भी क्या होती है, जब अधिक और बढ़ जाती है तब उसे अत्यग्नि कहते हैं। मतलब तीक्ष्ण अग्नि से ज्यादा बड़ी अग्नि कौन है, अत्याग्नि है। मतलब तीक्ष्ण अग्नि से ज्यादा और बढ़ गई अग्नि तो अत्यग्नि हो जाती है। एवं अग्नि बार-बार तथा अधिक खायु अन्न को अत्यंत शीघ्र पचा देती है, तथा तो क्या करेगा, बहुत जल्दी पचा देगा। और अंत में पित्त लक्षण देगा, जैसे गले, तालु, ओरठ में शोष, दाह और संताप आदि उत्पन्न करते हैं। तो जो पित्तज जो लक्षण हो रहे हैं वो क्या है, तीक्ष्ण अग्नि और अत्यग्नि के हो गया है। जो थोड़े हुए खाए हुए अन्न को भी उदर और सिर में भारीपन तथा काश, श्वास, पसीक, वमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न करती है और देर से पचाती है, वो मंदाग्नि है। और मंदाग्नि का मतलब ये हो गया कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको क्या करा, वो पचा ही नहीं पा रहा, अग्नि इतना मंद उसको पचा ही नहीं पा रहा है। नहीं पचेगा तो क्या होगा, पेट में, सिर में भारीपन रहेगा। जो कफज लक्षण है, जैसे कास है, श्वास है, वमन है, ऐसे लक्षण दिखेंगे, ठीक है। तो मंदाग्नि आप देख ही रहे हैं, मंदाग्नि कफ से हो रहा है और कफ के लक्षण दिखेंगे। विषम अग्नि किससे हो रहा है, वात से हो रहा है, वात के लक्षण दिख रहे हैं। और अत्याग्नि या तीक्ष्णाग्नि किससे हो रहा है, पित्त से हो रहा है, तो पित्त के लक्षण दिख रहे हैं। और समाग्नि में तीनों दोष प्रधान है। तो इस तरह से चार प्रकार की अग्नि का वर्णन किया गया। और कौन सी अग्नि किस दोष की वजह से हो रहा है, ये थोड़ा याद रखिएगा आप, ठीक है। विषम अग्नि वातजन्य रोगों को, तीक्ष्ण अग्नि पित्तजन्य रोगों को, और मंद अग्नि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि विषम अग्नि क्योंकि वात से ही हो रहा है, तो वातजन्य रोगों को होगा, मतलब वातजन्य रोगों को जनरेट करेगा। तीक्ष्ण अग्नि क्या करेगा, पित्तजन्य रोगों को जनरेट करेगा, और कफज और मंद अग्नि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करेगा। तत् अब क्या कह रहा है कि तत् समय परिरक्षण कुर्वित, हिंदी देखते हैं क्या कह रहा है, कि इनमें से समअग्नि, जिस व्यक्ति का भी सब समअग्नि है उसकी सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि उसको क्या भैया, उसका अग्नि तो सम है तो उसको खराब नहीं होने देना, उसको सब प्रकार से रक्षा करना है। फिर अब क्या कह रहा है, जिसका विषम अग्नि है, विषम अग्नि में जैसे आपने देखा, तो उसको चिकित्सा कैसे करना है, उसको स्निग्ध, अम्ल और लवण, वात के जो विपरीत गुण है ना, वात का गुण क्या है, कटु तिक्त कसा है। तो उसके विपरीत रस कौन है, स्निग्ध है, मतलब स्निग्ध मधुर को कहते हैं। मधुर और लम्ल तथा रफ, लवण, ये तीनों जो वात के अपोजिट रस वाले, वो वही क्रियाओं से प्रतिकार करना चाहिए। फिर तीक्ष्णाग्नि, तीक्ष्णाग्नि में क्या करना चाहिए, जो पित्त के अपोजिट गुण है, जैसे मधुर है, स्निग्ध है और शीत खाद्य पेय तथा विरेचन से चिकित्सा करनी चाहिए। हमको पता है कि पित्त का ट्रीटमेंट क्या होता है, विरेचन होता है। इसी तरह अत्याग्नि में, अत्याग्नि हो, ये इंपॉर्टेंट है कि अत्याग्नि बहुत ज्यादा इसका अग्नि बढ़ा हुआ है, उसमें भैंस के दूध दे दीजिए, दही दे दीजिए, और घृत से प्रतिकार करना चाहिए, ठीक है। मंद अग्नि होने पे कटु तिक्त और कसाय रस, कफ का अपोजिट रस, जैसे मधुर, अम्ल, लवण का अपोजिट रस क्या है, कटु तिक्त कसाय है, और वमन कराकर प्रतिकार करना चाहिए। तो ये बोला गया कि मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि समअग्नि है तो उसको रक्षा कीजिए। अगर विषम अग्नि आपको पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, स्निग्ध, अम्ल और लवण रस प्रधान विशेष कर क्रिया को यूज करवाना है।
अगर आपको पता चला कि हाँ ये तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि में क्योंकि पित्त की वजह से हो रहा है तो उसमें विरेचन कराइए और थोड़ा बहुत मधुर स्निग्ध और शीत खाद्य पेय पदार्थ दीजिए। जैसे और लग रहा है कि और इससे भी ज्यादा तेज अग्नि अत्याग्नि है तो उसमें क्या दीजिए, भैंस का दूध दीजिए, दही दीजिए, घृत दीजिए। आपको जैसे ही पता चलता है कि मंद अग्नि है तो उसमें क्या कीजिए, कटु तिक्त कषाय रस वाले या फिर वमन करा के उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अन्न को पचाने वाली तथा भोज रस का ग्रहण करने वाली तथा शरीर को अपने शासन में रखने वाली वो ऐश्वर्य युक्त जठराग्नि होती है तथा उसके विशेष विवेचन करना सूक्ष्म होने से असंभव है। इसको जाने दीजिए। अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण, अपान और समान इन 3 प्रकार की वायुओं से जठराग्नि दीप्त होती है। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो जठराग्नि है, जठराग्नि मतलब जो पित्त है, जठ पेट वाली जो अग्नि है, वो किन वो 3 प्रकार की वायुओं से क्या होती है, दीप्त होती है। कौन? प्राण, अपान और समान। 3 वायु उसके दीप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे जठराग्नि है, कितने जो वायु होती है उनसे दीप्त होती है, मतलब उसमें और बढ़ती है उसकी दीप्ति बढ़ती है या फिर उसमें एनर्जी उसका बढ़ता है, तो कौन है? प्राण, अपान और समान, ये 3 वायु है। कौन दोनों नहीं है? व्यान और उदान वायु। ठीक है। जी अब सर, यहाँ भी ध्यान। अब उसके बाद यहाँ पे अग्नि के बारे में खत्म कर दिया इन्होंने। इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग चीजें मिक्स टाइप की है। अब अग्नि के बाद फिर आ गया व्यय के बारे में। पहले हमने आयु देखा था, फिर हमने अ, अग्नि के बारे में देख लिया, फिर अब क्या कह रहे हैं, आयु व्यय के बारे में, एज के बारे में, कि व्यय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की होती है, बाल्य, मध्य और वृद्धा। जैसे चरक में भी आया है वैसे ही सुश्रुत में आया कि वह 3 प्रकार की होती है, बाल्य, मध्य और वृद्धा। फिर क्या कह रहा है कि जो 16 वर्ष तक की आयु है उसको क्या कहते हैं? बालव आयु। मतलब 16 वर्ष की एज तक को क्या कहते हैं? 16 वर्ष तक की एज को क्या कहते हैं? बालक आयु कहते हैं। बालक भी 3 प्रकार के होते हैं, क्षीरप, क्षीरप अन्नाद और अन्नाद। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो 1 साल के बच्चों को क्या कहते हैं? तेसु संवत्सर मतलब 1 साल के बच्चों को क्षीरप कहते हैं। 1 साल से, आवाज आ रही है? 1 साल यस से 2 सर। साल आ तक के रही है बच्चों सर को, आवाज। 1 साल से 2 साल के बच्चों को क्षीर अन्नाद कहते हैं और 2 साल से 16 साल के बच्चों को अन्नाद कहते हैं। क्षीरप का मतलब होता है जो सिर्फ क्षीर पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब दूध पे डिपेंडेंट रहता है, वो 1 साल का बच्चा है। और 1 से 2 साल में क्षीरप अन्नाद मतलब दूध भी लेता है और अन्न भी लेता है। और 2 साल के बाद क्या होता है? बच्चे अन्नाद हो जाते हैं, मतलब कि सिर्फ अन्न का सेवन करते हैं। और बाल ये कौन सा है? बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था का 3 भेद किया गया है, क्षीरप, क्षीरप अन्नाद और अन्नाद। और बाल अवस्था कब तक होता है? 16 वर्ष तक रहता है। हिंदी देख लेते हैं। 16 वर्ष तक की बाल संज्ञा मानी गई है। बालक भी 3 प्रकार के होते हैं, दुग्ध पीने वाले, दुग्ध और अन्न दोनों का सेवन करने वाले तथा केवल अन्न का सेवन करने वाले। उनमें से 1 वर्ष तक की आयु वाले दुग्ध पाई तथा 2 वर्ष की आयु वाले दुग्ध और अन्न उभय को सेवन करने वाले तथा 2 वर्ष के बाद अन्न सेवी बालक होते हैं। समझ में आया? ठीक है। ये हो गया यस बालक। सर। फिर बालक के बाद आ गया मध्यम। मध्य तीन है ना, वय वय के बारे में हम देख रहे हैं। तो वय 3 प्रकार के, बाल, मध्य और वृद्ध है। तो मध्य वाली क्या बोले गया? 16 सप्ते उन्त, मतलब 16 साल से जो भी 70 वर्ष के बीच में है उनको क्या कहते हैं? मध्य वय। ठीक है। जैसे आप और हम सब क्या मध्य वय में है। और इसको भी ना चार चार फेज में डिवाइड किया गया है, तस्य विकल्प, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। मतलब इसको भी 4 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले वृद्धि, फिर यौवन, फिर संपूर्णता, फिर हानि। कैसे कैसे? 16 से 20 तक वाले को क्या बोलते हैं? तत्र आविशते वृद्धि। मतलब कि 20 तक वाले एज को, 16 से 20 वाले को क्या बोलते हैं? वृद्धि। आत्रिस्ते यौवन, मतलब कि फिर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, 16 से 20, 16 से 20 वाले में क्या होगा? वृद्धि होगा, वृद्धि। फिर फिर 20 या 21 से 30 तक क्या बोलेंगे? यौवन, यौवन। फिर 30 से 40 या 31 से 40 को क्या बोलेंगे? संपूर्णता। और 41 से 70 या 40 से 70 को क्या क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे, हानि। तो ये जो है मध्यम आयु को भी 4 विकल्प में डिवाइड कर दिया गया है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे क्षीरप, क्षीरप अन्नाद और अन्नाद हमको याद रहता है, वैसे ये मध्य वाला भी याद रखना कि इसके भी 4 डिवाइड किए गए हैं। वृद्धि, यौवन, संपूर्ण, हानि। वृद्धि मतलब 20 वर्ष तक, यौवन मतलब 30 वर्ष तक, संपूर्ण मतलब 40 वर्ष तक, और हानि मतलब 70 वर्ष तक। हिंदी देख लेते हैं। 16 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की अवस्था पर्यंत मध्य अवस्था कहलाती है। उस उसके भी वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि, ऐसे 4 भेद होते हैं।
उनमें 20 वर्ष की आयु तक शरीर के अंग प्रत्यंग की वृद्धि की अवस्था अवस्था होती है तथा 30 वर्ष तक यौवन एवं 40 वर्ष तक की रस रक्त आदि सर्व धातु इंद्रिय बल और वीर इनकी संपूर्णता हो जाती है तथा उसके पश्चात 70 वर्ष की आयु तक कुछ क्षीण होने लगता है, उन्हीं को मतलब मानी जाती है। तो यही याद रखिए, वृद्धि सबसे पहले वृद्धि होगी, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, यौवन होगा, फिर पूरा हो जाएगा संपूर्ण, फिर हानि। और ये मध्य आयु कब तक हो गया, 70 आयु तक। उसके बाद क्या होगा, फिर सप्त ऊर्ध्व मतलब 70 वर्ष के उसके बाद जो भी होगा क्या होगा वो हानि, उसके बाद क्या होगा, वृद्ध अवस्था आएगी। 70 वर्ष के अनंतर रस रक्त आदि धातु इंद्रिय बल वीर और उत्साह ये दिन प्रतिदिन जिसके क्षीण हो रहे हो, चर्म में सलपटे पलित खालित ये सब आ रहा हो, काश श्वास आदि बीमारियां हो रही हो, सर्व प्रकार की क्रियाओं में असमर्थता आ रही हो, पुराने जैसे लग रहा है कि पुराना मकान तरह जो गिर रहा है, ऐसा मनुष्य को वृद्ध कहते हैं। आपको ये दोनों याद रखनी है, ठीक है। कि जैसे बाल मध्य वृद्ध, बाल के 3 वेद है, बाल के क्षीरप क्षीरप अन्नाद और अन्नाद। मध्य के मध्य के कितने वेद है, मध्य के 4 वेद है और वृद्धि का कोई भेद नहीं है। चरक ने क्या बोला, चरक ने बोला है कि 1 से 30 वर्ष तक बाल्य बोला है, 30 से 60 वर्ष मध्य बोला है और 60 के बाद वृद्धि बोली है। सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने 16 वर्ष तक बाल्य बोला है, 16 से 70 मध्य बोला है और 70 के बाद वृद्ध बोला है। ठीक है, ये आपको पढ़ा है आपने, ठीक है, हिंदी में लिखा है। चरक ने शरीर की वृद्धि 30 वर्ष की आयु तक मानी है, मतलब बाल अवस्था 30 वर्ष तक बोला है। फिर और फिर 60 वर्ष तक मध्य बोला है और 60 के बाद क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ना, चरक ने मध्यम वय 70 की बजाय 60 वर्ष की ही मानी है। चरक ने 60 से 100 वर्ष तक की वृद्धावस्था मानी है। ठीक है, तो ये है दोनों को में फर्क। अगर आपसे पूछा है चरक में मध्य अवस्था कब तक होती है, तो 60 वर्ष तक। चरक के अनुसार वृद्ध अवस्था कब कब से स्टार्ट होती है, तो 61 वर्ष से, और सुश्रुत में 71 वर्ष से। फिर आगे, औषधि मात्रा हीन या वृद्ध अवस्था का छोड़कर उत्तरोत्तर वर्तमान व्यय अवस्थाओं में उत्तरोत्तर औषधि की मात्रा भी बढ़ती जाती है। वृद्ध अवस्था में आग बाल अवस्था की अपेक्षा रोगों का प्रतिकार करना चाहिए। कह रहा है कि वृद्ध अवस्था आने पर ना, जो बाल अवस्था में हम दवाइयां दे रहे हैं वैसे ही रोगों का प्रतिकार करना चाहिए। फिर आगे, बाल्य अवस्था में कफ बढ़ता है, ये तो पता ही है, बाल अवस्था में कफ बढ़ता है, मध्यम अवस्था में पित्त बढ़ता है और वृद्ध अवस्था में वायु अधिक बढ़ती है। अतएव इन दोष आदि का तथा व्यय का विचार करके भेषज का प्रयोग करना चाहिए। अग्नि कर्म क्षार कर्म और विरेचन कर्म, अग्नि क्षार और विरेचन बालक और वृद्धों के लिए वर्जित है। मतलब बूढ़े लोगों के और बच्चों में अग्नि कर्म मत कीजिए, क्षार कर्म मत कीजिए और विरेचन कर्म मत कीजिए। देखिए, वमन के लिए नहीं बोला गया, विरेचन कर्म के लिए बोला गया है, के लिए वर्जित है। किंतु बालक और वृद्धों में के रोग अग्नि क्षार और वीर्यकम से ही साध्य, मतलब सब करना तो वर्जित है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके बिना चिकित्सा हो नहीं पाएगा, तो फिर आप मृदु औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। मृदु औषधि का प्रयोग से ये कर्म करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्षार कर्म अग्नि कर्म और विरेचन करना ही है बच्चों में वृद्ध में, तो जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि मृदु होना चाहिए। यही है। स्थूल कृष्ण और मध्य, अब देह भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मोटा होता है, एक पतला होता है, मध्य होता है। ऐसे देह के 3 भेद 15वें अध्याय में कह दिए गए थे। सर्वदा स्थूल देह का क्या करना चाहिए, कर्षण चाहिए करना चाहिए। कृष्ण देह का व्रेहन करना चाहिए और मध्य देह का संरक्षण करना चाहिए। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि जो स्थूल है, जो मोटा है, उसका क्या करना चाहिए, कर्षण करना चाहिए। जो कृष्ण है उसका व्रेहन करना चाहिए, और क्या जो मध्य है उसका क्या करें, संरक्षण करना चाहिए। बलों के गुणों का वर्णन 15वें अध्याय में हो चुका है। दौर्बल्य का विचार स्वभाव बात आदि दोष तथा वृद्धावस्थी से करना चाहिए। चिकित्सा के सर्व क्रियाओं की प्रवृत्ति बलवान रोगी के लिए, इसको जाने दीजिए। कुछ दुर्बल मनुष्य भी बलवान होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कुछ दुर्बल भी होते हैं लेकिन वो बलवान होते हैं, तथा कुछ स्थूल वाले भी क्या होते हैं, अल्प बल वाले होते हैं। इसलिए देह की स्थिरता और व्यायाम में बैल की तरकना करे, जाने दीजिए। सत्य गुण व्यसन और विद्या तथा छेद, इसको भी जाने दीजिए। सत्व गुण वाला मनुष्य स्वयं आत्मबल से आत्मा या मन को धीर कर शरीर हाँ ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कि जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होता है आत्मबल से तथा आत्मा या मन को दृढ़ करके शारीरिक और तथा मानसिक सब प्रकार के दुखों को सहन करता है। सत्व गुण वाला क्या करता है कि आत्म खुद से ही आत्मबल से ही क्या करता है, सभी प्रकार के दुखों को सहन कर लेता है। लेकिन जो रजोगुणी होता है वो क्या करता है, मनुष्य दूसरों का सहारा लेकर क्या करता है, दूसरों का दुखों का सहन करता है। लेकिन जो तामसिक होता है वो क्या करता है, दुख दुख का सहन ही नहीं कर सकता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, जो सात्विक है उसको मतलब उसको इतना आत्मबल स्ट्रांग है कि वो दुख का सहन कर सकता है, लेकिन रजोगुनी को क्या चाहिए, कोई एक हमेशा परिचारक चाहिए होता है। और तामसी वाले कोई भी भैया कोई भी दुख को सहन ही नहीं कर पाता है वो। ये थोड़ा बहुत याद ध्यान रखिएगा कि रजोगुण वाला दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और तमसी वाला क्या होता है उसमें, वो उसमें कोई इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इसी दुख को सहन कर पाए। ठीक है। फिर सातवें भाव हुए हैं, इसको जाने दीजिए। जो सेवन किया हुआ आहार, मधुर, लवण आदि रस, व्यायाम अथवा अन्य पदार्थ के, उसे साथ में कहते हैं। आपको पता है जो भी बॉडी के अनुकूल हो जाए वो साथ में हो जाता है। सारी स्थान के चतुर्थ उदाहरण प्रकृति और सूत्र संज्ञान में भेषज का वर्णन किया गया है, जाने दीजिए। भूमि भेद कह रहा है, भूमि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। आनुप, जांगल और साधारण। ऐसा हमने चरक विमान में भी देखा था। आनुप देश, जांगल देश और साधारण देश, इसका ऐसे 3 प्रकार का देश होता है। उनमें से आनुप क्या होता है, जहाँ पे पानी वानी ज्यादा हो। जांगल मतलब जहाँ पे सूखा ज्यादा हो। और इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो साधारण होता है। आनुप का देखते हैं उनमें से जहाँ जल अधिक वर्षता हो, बारिश होती हो, भूमि में खोदने पर जल निकल जाता हो, पृथ्वी अधिक नीचे और ऊंची हो। चरक वाला ये से नदी नाले अधिक हो, वर्षा अधिक होती हो, पवन कोमल और शीतलता चलता, पर्वत और वृक्ष ये अधिक संख्या में हो, सब बड़े हो, जहाँ अधिक सुख पुरुष और स्त्री कोमल, सुकुमार और धृष्ट पुरुष वाले हो, जहाँ कफ तथा, यहाँ अंडरलाइन लीजिएगा कि जहाँ कफ तथा वायु के रोग अधिक होते हैं वे अनुदेश के होते हैं। ठीक है, ये इसमें बस अंडरलाइन कीजिएगा कि जहाँ पे कफज और वायु वाले जो रोग ज्यादा होते हैं वो अनुदेश होते हैं। बाकी आपको पता है अणु मतलब जहाँ पे जल वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए यही था कि जहाँ पे कफ और वातज रोग ज्यादा होते हैं वो अनुदेश कहलाते हैं। उसी तरह जो देश आकाश की तरह ऊंचाई, जो देश आकाश की तरह ऊंचाई तथा निचाई से रहित हो, सम हो, जहाँ अत्यंत विरल छोटे तथा कांटेदार वृक्ष हो, पानी कम बरसता हो, मतलब जंगल देश, जैसे राजस्थान वाला एरिया है, पानी कम बरसता है, झरने, कूप, बांसवाड़ी आदि भी पानी कम हो, गर्म और हवा तेज हवा चलती हो, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ किसी किसी जगह स्थित हो, जहाँ के मनुष्य अधिकतर दृढ़ और कृष शरीर वाले हो। आप देखिए रासायनिक लोग थोड़े पतले होते हैं और मजबूत होते हैं, जहाँ वायु तथा पित्त के रोग अधिक होते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, जहाँ वात और पित्त के रोग अधिक होते हैं उसे जांगल देश कहते हैं, और जहाँ दोनों के लक्षण मिलते हैं उसे साधारण देश कहते हैं। तो इस देश वाले में इंपॉर्टेंट क्या था कि जहाँ पे वात और पित्तज रोग होते हैं वो क्या हो गया, जांगल देश हो गया। और जहाँ पे वातज एवं कफज रोग होते हैं वहां पे क्या हो गया हमारा, अनुदेश हो गया। अनुदेश। जी, और जहाँ पे दोनों मिश्रण होगा वो क्या है, साधारण देश होगा। क्योंकि जहाँ शीत वर्षा गर्मी और हवा ये समान रहते हो तथा मनुष्य के वात आदि दोष भी समान अवस्था में रहते हैं, उस कारण से समान देश माना गया है। ठीक है। अपने देश में इकट्ठे हुए दोष अन्य देश में कुपित होने पर भी उतने बलवान नहीं होते, जैसा कि जल में रहने वाले झील पर बलवान नहीं होते। आहार निद्रा व्यायाम इसको जान दीजिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हमारा ये चैप्टर कुछ अब आगे कुछ नहीं है, फिर भी एक बार हिंदी देख लेते हैं। सात देश, देश प्रकृति साथ में और ऋतु के विपरीत तथा चिरकाल से नहीं उत्पन्न हुआ, भीषक औसत आदि के समुचित ये सुख साध होता है, किंतु ये ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। साध है देश प्रकृति साथ में और ऋतु के विपरीत तथा चिरकाल से नहीं उत्पन्न हुआ, एवं भिषक औसत आदि के सुसंपत्ति तथा बल सत आयु से भी समृद्ध, केवल समान देह और पाचक नहीं वाले लोग अति सुख साध होता है, किंतु इन लक्षणों मतलब बताया गया कि सुख साध किसको हो रहा है, असाध्य किसको हो रहा है, कृष्ण साध्य किसको हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट हमारे चरक वाले हैं, यहाँ नहीं। एक क्रिया के द्वारा गुण लाभ न होने पर उस क्रिया के वेग के शांत हो जाने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिए, किंतु दोनों क्रियाओं का सही प्रयोग कर सांकर उत्पन्न करना ठीक नहीं होता। पता कह रहा है कि एक क्रिया के उत्पन्न होने के, एक क्रिया से गुण लाभ होने के बाद ही क्या करनी चाहिए, दूसरी क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। सांकर का मतलब होता है मिशन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्रिया संकर करके बस ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्रिया संकर करके आया हुआ था हमारे 35वें चैप्टर में। ठीक है, बस ये है इसमें इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, बस खत्म हो गया, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था 35 चैप्टर। तो इसमें हमने बहुत अलग अलग चीजें देखी है, मैं एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या देखा था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु के लक्षण देखे थे, बहुत सारे लक्षण हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किया था, वो ध्यान रखिएगा। अल्पायु कितने बोला गया, तो 25 बोला गया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 30 नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें देखा था अंगुल प्रमाण, देखा था किसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होती है। आप जितना याद कर पाए बहुत ज्यादा अच्छा है, बट जितना मैंने अंडरलाइन करा है उतना याद कर लीजिए, काफी है।
फिर उसके बाद हमने देखा था टोटल जो लंबाई होती है 120 अंगुल होती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और चरक के अनुसार 84 अंगुल होती है। फिर हमने इसमें देखा था कि जो वीर्य मतलब परिपूर्ण वीर्य कब हो जाता है, पुरुष में 25 वर्ष में और स्त्री में 16वें वर्ष में। फिर हमने देखा था सार के बारे में, तो सार का भी एक एक पॉइंट अंडरलाइन किया था हमने। अष्टम सा 8 प्रकार के सार होते हैं। फिर हमने देखा था कि मतलब ये अपसर्गिक प्राक केवल अन्य लक्षण वाला देखा था। अपसर्गिक का मतलब होता है कि जो बीमारी के उपद्रव के रूप में उत्पन्न होती है। प्राक केवल जो मेन बीमारी वो प्राक केवल है। और अन्य लक्षण मतलब पूर्व रूप वाली जो होती है उसको अन्य लक्षण कहते हैं। फिर हमने देखा था अग्नि के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। 4 प्रकार की अग्नि होती है, वात विषम, पित्त से तीक्ष्ण, कफ से मंद और समाग्नि। फिर किसको किस प्रकार प्रतिकार करना चाहिए देख लिया था हमने। फिर हमने देखा था कि जो आयु होती है वो 3 प्रकार की, वय की 3 प्रकार की होती है, बाल्य, मध्य और वृद्ध। बाल के 3 प्रकार, मध्य के 4 प्रकार, वृद्ध का कोई प्रकार नहीं। बाल का क्षीरप, क्षीरप अन्नाद और अन्नाद, मध्य का वृद्धि, वृद्धि यौवन संपूर्ण हानि। तो और सबका एज बोला गया है, वो ध्यान रखना है हमें। फिर लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत छोटा मोटा पॉइंट देखा था कि देह कितने प्रकार के होते हैं। फिर सत्य गुण वाला ये सब हमने देखा कि रजोगुण वाला किसी पर डिपेंडेंट रहता है अपने दुखों को हरने के लिए, और तामसी भैया कोई भी दुख को सहन नहीं कर पाता है। फिर हमने देश के बारे में देखा था, 3 प्रकार के देश, भूमि देश, साधारण देश और अनुप देश, जांगल देश, असाधारण देश। अनुप देश में वात कफस बीमारी होती है, जांगल देश में वात पित्त बीमारी होती है, और साधारण क्या होता है, दोनों का मिक्स रहता है। यही था हमारा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में। ठीक है।